नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज की क्लास में हम लेके आए आपके लिए प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का दूसरा टॉपिक जो हम करने वाले हैं। पहला टॉपिक जैसा कि आपको पता है, जो भी बच्चे रेगुलर हैं उनको पता है कि हमने आर्टिकल कर चुके हैं। आर्टिकल इससे अच्छा हमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आर्टिकल आपने अगर वहां से पढ़े हैं या इस क्लास से पढ़े हैं तो इस क्लास के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस करके देखना, एसएससी की करके देखना या फिर और भी राजस्थान में जितनी भी एग्जाम होती है जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आती है वहां से वो प्रैक्टिस करके देखना। आपको बिल्कुल आसानी से वो लगेगा कि ये से इजी कुछ हो नहीं सकता। तो आज हम जो है पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। पिछली जो आर्टिकल था हमने उसमें पढ़ा था कि हमने पहले रूल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे थे। अभी इसमें मैं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ कि हम इसमें पहले सबसे क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज है कि हम अगर क्वेश्चन करते रहेंगे तो उसके साथ साथ हमें समझ में आए समझाया जाएगा तो हमें समझ में आएगा। और बहुत ही ईजी वे में, प्रीपोजिशन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इससे अच्छा कोई समझा भी नहीं पाएगा, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे को भी देखो इससे मोटिवेशन मिलता है। मेरे को लगता है कि हाँ, बच्चे सही में ही पढ़ने चाह रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पे तो क्लासों की भरमार मिल जाएगी आपको, लेकिन एक वो होता है ना कि पर्टिकुलर कंटेंट, पर्टिकुलर मैटर, कि वहाँ से क्वेश्चन में आए, कुछ समझाने का तरीका क्या है, समझाने का जो बच्चों को समझ में आए इजी लैंग्वेज में। क्योंकि मैं भी आपके तरह के एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को जैसे समझ में आता है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ सबसे बड़ी बात तो। और मेरे को जिस तरह से समझ में आता है मैं आपको उस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए। तो एक जो होता है ना, मतलब एक हम उम्र वाले जो लोग होते हैं उस आपस में अपनी एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, तो इसी तरह से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं भी आप लोगों की फीलिंग समझता हूँ कि हाँ, इस तरह से बच्चों को समझ में आ सकता है। तो हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे एक नए वे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो लिखिए सबसे पहले तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन की परिभाषा। सबसे पहले हम कलर को चेंज कर लेते हैं। रेड कलर थोड़ा दिखता नहीं है इसमें। प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। विच ए वर्ड विच शो द रिलेशन टू a word which shows the relation of a noun, pronoun, pronoun with another noun dash pronoun। मतलब क्या है इसका? प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको, आशा करता हूँ। सेंटेंस नहीं आ रही तो कमेंट में बता देना। वैसे थोड़ा क्या, अभी नया नया स्टार्ट किया ना, तो इसमें क्या होता है कि आपकी राइटिंग बिल्कुल बैठ जाएगी धीरे धीरे। बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में एग्जांपल्स आने चाहिए, समझ में रूल्स आने चाहिए, समझ में आपके प्रीपोजिशन आना चाहिए। राइटिंग तो आपको पता है सबको, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसका जो भावार्थ है वो क्या है? ए वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विथ अनदर नाउन एंड प्रोनाउन ए सेंटेंस। मतलब एक वाक्य के अंदर एक वर्ड, मतलब प्रीपोजिशन, एक वर्ड जो होता है वह दूसरी नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध संबंध बताता है, तो वो कहलाता है आपके प्रीपोजिशन। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है, रमेश इज रमेश इज वेटिंग रमेश इज वेटिंग माय डैश माय फ्रेंड्स। ठीक है, रमेश इज वेटिंग माय फ्रेंड्स। तो रमेश किसका इंतजार कर रहा है? दोस्तों का, उस मेरे दोस्तों का। तो इस नाउन का, ये नाउन है आपकी, ये भी आपके नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये जो आपके प्रोनाउन हो गया, तो इसका इसके साथ संबंध जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपके फोर। फोर एक प्रपोजिशन है, तो ये होता है प्रीपोजिशन। मतलब अगर फोर नहीं होता तो इस सेंटेंस का कोई भावार्थ नहीं निकलता। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो कि रमेश इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग डैश
द स्कूल गेट, स्कूल गेट। तो रमेश है स्कूल गेट के स्कूल गेट पर खड़ा है, मतलब स्कूल गेट के सामने खड़ा है, ये बोल सकते हो। तो रमेश खड़ा है, कहाँ खड़ा है? सिंपल सा यह आता है, मान लो रमेश इज स्टैंडिंग, रमेश खड़ा है, कहाँ खड़ा है? कुछ मतलब नहीं है ना। तो इस नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो यहाँ आ गया एट। तो रमेश खड़ा है स्कूल के गेट के सामने, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। अब जैसे आपने देखा होगा फोर, विथ, एट, ऑन, ओवर, अपॉन, ऑन, इन, इनटू, और बहुत सारे सुने होंगे। तो ये जो होते हैं ना, ये जो वर्ड होते हैं, यही प्रिपोजिशन होते हैं सही मायने में। तो हम एग्जांपल करते हुए ये समझेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, एग्जांपल लिखो। पहला पहला एग्जांपल है कि माय फ्रेंड अराइव्ड डैश वेनसडे मॉर्निंग। मेरा दोस्त जो है बुधवार सुबह आ जाएगा, पहुंच जाएगा। अराइव मतलब आना, पहुंचना। इसका इससे संबंध बता रहा। अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए एक ऑप्शन ले लेते हैं। एट आएगा, ऑन आएगा, विथ आएगा, है ना, ओवर आएगा। तो कौन सा आएगा? तो ये कैसे पता चलेगा? अब देखो क्या होता है कि हम एग्जांपल हमने समझा। अब इसमें देखो क्या आएगा, वो हम बात करते हैं कि सेंटेंस में लिखो इसमें कि जब भी सेंटेंस में हम एग्जाम्पल के थ्रू हम रूल समझेंगे। इस बार हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, तो देखो ना, अभी शुरू में आपको समझ में आ जाएगा। जब भी सेंटेंस में, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। अभी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप इसको जैसे दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। कमेंट करके आप मेरे को बता देना इस वाली क्लास में, है ना, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जैसे जब भी सेंटेंस में डेफिनेट डे, डेफिनेट डे की जब भी बात होती है ना, के बारे में बताया जाता है, डेफिनेट डे के बारे में बताया जाता है। डेफिनेट डे हो गया यहाँ पे वेनसडे, है ना, जब हमेशा ऑन आता है। ठीक है, जैसे डेफिनेट डे के बारे में बात कर ली, हम बात करते हैं डेफिनेट टाइम के बारे में। डेफिनेट टाइम के बारे में हम बात करते हैं डेफिनेट मंथ के बारे में। डेफिनेट मंथ के बारे में हम बात करते हैं डेफिनेट ईयर के बारे में। हम बात करें डेफिनेट सेंटेंस में जब भी डेफिनेट ईयर के बारे में, डेफिनेट लोकेशन के बारे में, है ना, डेफिनेट डेट के बारे में, डेट के बारे में। तो यहाँ पे क्या आता है उसके बारे में हम यहाँ पे इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो डेफिनेट डे के बारे में पूछ लिया, तो डे के लिए हमेशा ऑन आता है। डेफिनेट टाइम के बारे में बोल दिया तो टाइम से पहले हमेशा एट आता है। डेफिनेट मंथ के बारे में बोल दिया तो डेफिनेट मंथ इन आएगा। डेफिनेट ईयर मतलब साल के लिए कह दिया तो यहाँ पे भी इन आएगा। डेफिनेट लोकेशन के बारे में कह दिया तो यहाँ पे एट आएगा। डेफिनेट डेट के बारे में कह दिया तो यहाँ पे आपके ऑन आएगा। मतलब डेफिनेट डे, वेडनेसडे क्या है, डे है कोई, तो डे के पहले ऑन आएगा यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेट टाइम आ जाता है यहाँ पे। जैसे माई फ्रेंड अराइव डैश 7 o'clock, टाइम आ जाता तो यहाँ पे टाइम के लिए एट आता, है ना। तो डेफिनेट मंथ आ जाता कोई, मतलब पर्टिकुलर डेफिनेट एक ही बात है ना। जैसे हम वहाँ आर्टिकल में पर्टिकुलर पर्टिकुलर कर रहे थे, यहाँ पे हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट मतलब निश्चित हो गई वो चीज़। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो मंथ निश्चित हो जाता तो इन आता, ईयर के लिए इन आता, डेफिनेट लोकेशन के बारे में एट आता, डेफिनेट डेट के बारे में ऑन आता। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई विल। अभी इस वाले एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई विल मीट यू, आई विल मीट यू डैश 15th अगस्त। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 16 अगर आई विल मीट यू
डैश 2020। आई विल मीट यू डैश दिसंबर। आई विल मीट यू डैश 9 o'clock। आई विल मीट यू डैश नॉट पैलेस। नॉट प्लेस। ठीक है। आई विल मीट यू डैश संडे। सारे एग्जाम्पल आ गए से। अब यहाँ पे 15 अगस्त क्या डेट डेट है। डेट के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा। डेट के लिए क्या आता है आपके ऑन आता है। ईयर आ गया। ईयर के लिए क्या आता है आपके इन आता है। मंथ आ गया। मंथ के लिए क्या आता है आपके इन आता है। अब यहाँ पे 9 o'clock आ गया निश्चित समय डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम के लिए आपके क्या आता है एट आता है। नॉट प्लेस। नॉट प्लेस क्या है। नॉट प्लेस क्या है दिल्ली में एक स्थान है। स्थान आ जाता है निश्चित स्थान आ जाता है। निश्चित लोकेशन डेफिनेट लोकेशन आ गए तो यहाँ पे क्या आएगा एट आएगा। संडे। संडे आ गया कोई डे आ गया तो यहाँ पे आपके ऑन आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ये जो पहला जो एग्जाम्पल था पहला हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हमें एग्जाम्पल देखो। सेकंड एग्जाम्पल देखो। शी डाइड। ये बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप किताबों में पढ़ोगे ना तो किताबों में तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। थोड़ी देर में आपका दिमाग खराब हो जाता होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है। शी डाइड डैश हार्ट अटैक। अब देखो डाइड आ गया मतलब मरने की जब भी बात होती है डेथ की जब भी बात होती है ना। सिंपल सा ध्यान रखना जब भी डेथ की बात होती है तो डेथ दो तरीके से होती है। एक तो होता है एक्सीडेंटली। एक्सीडेंट से हो जाती है ना। एक्सीडेंटली हादसे में। तो एक्सीडेंट से जब भी डेथ होती है तो इन आता है। और एक जो डेथ होती है वो कोई बीमारी से मरता है आदमी। कोई भी बीमारी हो सकती है। जब भी बीमारी से मरता है आदमी तो यहाँ पे ऑफ आता है। तो यहाँ पे क्या है सी डाइड डैड डैश हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या एक बीमारी हो गई। तो बीमारी से मरा है तो यहाँ पे आ गया आपके ऑफ। है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो। हर अंकल हर अंकल डाइड डैश ए रोड एक्सीडेंट। ठीक है। रोड एक्सीडेंट में उनका अंकल की मौत हो गई तो डाइड हो गया। कैसे मरा रोड एक्सीडेंट में। तो रोड एक्सीडेंट जब भी एक्सीडेंट की बात आती है तो इन आता है। आ रहा होगा समझ में आया समझ में। अब देखो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि आप अपना जो नाम है जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं नाम जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे सीरियसली तैयारी करने वाले हैं। राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो या फिर आपके रेलवे एसएससी में भी कोई भी एग्जाम हो अगर नॉर्मली क्वेश्चन जब भी आते हैं ना नॉर्मली इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसी पैटर्न पे आते हैं और इसी जो है प्रैक्टिस से कहीं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और प्रैक्टिस कहाँ से होगी आपको इस वे में कोई सी बुक में नहीं मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल क्लास लीजिए नोट्स बनाइए उसके बाद प्रैक्टिस करने जाना। अगर नहीं हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बता देना। ठीक है। हर अंकल है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हर अंकल डाइड डैश कैंसर। अंकल की मृत्यु किससे हो गई कैंसर से हो गई। कैंसर क्या है डिजीज है। डिजीज से पहले हमारे ऑफ आएगा। सिंपल सा है। आ गया होगा समझ में आशा करता हूँ। और एक्सीडेंट में जब भी होता है इन आता है और डिजीज से जब भी मरता है कोई आदमी तो ऑफ आता है। एग्जाम्पल देखो 3 नंबर है ना। 3 नंबर क्या है कट द एप्पल डैश ए नाइफ। कट द एप्पल ए नाइफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो टूल्स इंस्ट्रूमेंट टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स वेपन वेपन्स। जब भी ये आता है टूल्स इंस्ट्रूमेंट या वेपन्स की जब भी बात होती है यहाँ आता है प्रीपोजिशन विथ। कट द एप्पल ए नाइफ। ए नाइफ क्या है औजार है टूल्स है। टूल्स के साथ क्या आता है विथ। बाय मत कर देना। बाय नहीं आता विथ आता है। ध्यान रखना। कट द एप्पल विथ ए नाइफ मतलब सेब को चाकू से काटा गया। अब देखो इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखो टूल्स इंस्ट्रूमेंट और वेपन से के बाद में क्या आता है आपके विथ आता है। दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या है शी ऑलवेज राइट्स डैश ए पेंसिल। वह हमेशा किससे लिखती है पेंसिल से लिखती है। पेंसिल क्या है
एक तरह इंस्ट्रूमेंट या औजार है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल डैश ए कंपास। ड्रॉ ए सर्कल डैश ए कंपास, मतलब कंपास से, मतलब प्रकार जो होता है ना, कंपास से उसने एक सर्कल ड्रॉ किया। ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके, विथ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। दिस इज द नाइफ डैश विच शी वाज मर्डर्ड। ठीक है, यह वह चाकू जिससे उसका हत्या की गई, मर्डर किया गया। तो इंस्ट्रूमेंट आ गया ना नाइफ, तो यहाँ क्या आंसर प्रिपोजिशन आएगा, विथ। आ गया होगा आपको समझ में? ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आपको और भी एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, और प्रीपोजिशन भी बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी वे में। इससे अच्छा आपने पढ़ा नहीं होगा। मेरा यही मानना है कि आप अगर एक बार क्लास पूरा लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं ओनली। 3 एग्जाम्पल ने हमने बहुत सारी चीजें, हमने एट का यूज देख लिया, इन का यूज देख लिया, ऑन का यूज देख लिया, विथ का यूज देख लिया, है ना। डिजीज में मतलब ऑफ का यूज देख लिया, एक्सीडेंट में इनका यूज देख लिया। तो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल केवल 3 एग्जाम्पल से सॉल्व कर लिया। ये तरीका बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करोगे आप तीनों एग्जाम्पल के साथ, तो आपको बहुत ही अच्छा जो है फील होगा। इंग्लिश आपको इससे अच्छे वे में पढ़ा कोई नहीं सकता। तो ये है कि आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्टे